जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विज़न क्लासेस। जैसा कि आप सभी के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं और आपको हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन आप ज़रूर है कि आप छोड़ कर ही आते हैं। मतलब या तो आप कहीं गलती कर देंगे या तो आप कहीं गलती कर देंगे। तो इनसे बनने वाले हर एक चीज़ों को हम आपको क्लियर कर देंगे, छोटी से छोटी बातों से लेकर बड़ी से बड़ी बातों को, सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन कुछ भी बोले आपसे सारी चीज़ें बन जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जल्द से जल्द। देखिए, सबसे पहले तो हम मतलब हर एक क्वेश्चन को कवर कराएंगे भाई, छोटी छोटी बातें बताएंगे, बड़ी बड़ी बातें बता देंगे, सभी चीज़ें आपको क्लियर करा देंगे। समझिए, सबसे पहली बात कि कोई भी इस समीकरण को आप क्या बोलते हैं, एक रेखीय समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर घात नहीं दी हुई है, एक्स वाई के फॉर्म पर समीकरण दिया है, तो आप इसे बोलेंगे एक रेखीय समीकरण। ठीक है, रेखीय समीकरण में आपका क्या रहेगा, एक्स और वाई की फॉर्म पर रहेगा, तो यहाँ देगा ए एक्स ए वन एक्स। ठीक है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई। इस पूरी चीज़ों को यहीं पर हम क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि यहाँ पर क्या वेरिएबल है, क्या चर है, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। देख लीजिए, ये आप एक्स और वाई को क्या बोला करोगे, इस एक्स और वाई को आप चर बोला करोगे। क्या बोलोगे? चर। और इस सी को क्या बोलोगे? कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसे बोलोगे आप अचर। ठीक है, तो चर मान और अचर मान को आपको क्लियर हुआ। केवल ये एक्स और वाई को, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को आप क्या बोलोगे? चर बोलोगे। और ये सी को क्या बोल रहे हो, जो अलग से एक नंबर बस दिया हुआ है, वो उसे आप अचर बोलोगे। यहाँ पर आपका क्या लिखा रहेगा, कोई भी एक नंबर देखने को मिलेगा, तो ये आपका अचर कहलाएगा। क्वेश्चन कैसे कैसे स्टार्ट होंगे वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ में आ गया कि यहाँ पर चार अचर क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन कहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा उसको समझते हैं। देखिए, आपसे पूछा जाएगा फिर ये सर ए वन और बी वन क्या है, इसको आप कहोगे एक्स का गुणांक या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको आप कहोगे वाई का गुणांक या फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको आप कहोगे वेरिएबल या फिर चर, इसको आप कहोगे कांस्टेंट या फिर अचर। सारी चीज़ें हमने आपको करा दी है। ये एक्स का गुणांक कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वाई का गुणांक, और ये अचर मान, और ये दोनों क्या कहलाए, चर मान। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि किसको क्या कहते हैं। इसके बाद आ जाता है आपके पास यहाँ पर दो समीकरण आपको दे रहेंगे। रेखीय समीकरण एक दिया हुआ है, रेखीय समीकरण दो दिया है। अब रेखीय समीकरण के दे दिए सर, अब इसके बारे में बताइए और क्या करना है हमको। ये सारी चीज़ें तो हम समझ गए कि रेखीय समीकरण है, चर मान अचर मान भी समझ गए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, हमसे कोई पूछेगा कि एक्स का गुणांक बताओ, तो इसका मतलब जो इसके साथ गुणा में लिखा होगा वो बोल देंगे। वाई का गुणांक बताओ, तो जो इसका गुणा में लिखा होगा वो लिख देंगे। कोफिशिएंट पूछेगा तो ये बता देंगे। अब इसके बाद आते हैं सर, अगर कुछ और क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करना, उसके बारे में आप हमें बता दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है वो भी आपके सामने स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। देखिए, कभी भी आपको दो समीकरण सामने दे देगा तो आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए इस प्रकार के सॉल्यूशन में क्या है, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि क्या एक हल है, उसके बाद हो जाएगा अद्वितीय हल, या फिर उसके बाद अंततः अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन होगा, अनेक हल होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। देखो, इंग्लिश में ही बताते चल रहे हैं, फिर हिंदी में तो पीडीएफ पूरे हमने हिंदी में ही प्रोवाइड कराए हैं, तो आपको हिंदी में समझने में, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ तो हिंदी में ही रहेगा, इसलिए हम इंग्लिश में ही बोल दे रहे ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको समझ पाएं। ठीक है, सबसे पहले याद रखें कि ये इक्वेशन किस तरह की होगी। यूनिक सॉल्यूशन, तीन प्रकार के सॉल्यूशन होती है। यूनिक सॉल्यूशन होगी, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन होगी और नो सॉल्यूशन होगा। तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। मतलब अद्वितीय हल, अंततः अनेक हल और कोई हल नहीं। ठीक है, तीन प्रकार के सॉल्यूशन हो गए कि इस तरह के हल होते हैं। ये समीकरण को जब हल करते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब आते हैं आखिर सर ये होता क्या है, अंततः अनेक हल, यूनिक सॉल्यूशन, सब चीज़ें क्लियर कर देंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले तो आप जो पेपर में आता है वो सीखो, फिर जो आपके माइंड में क्वेश्चन बनते हैं वो समझो। ठीक है, तो पेपर में पहले क्या क्वेश्चन आएंगे वो समझते हैं। आपको इस प्रकार के दो समीकरण दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ये जो समीकरण है वो किस प्रकार के समीकरण है, क्या ये समीकरण एक अद्वितीय हल है, क्या ये अंततः अनेक हल होंगे, क्या क्या होंगे, इसके बारे में बताइए हमें। ठीक है, तो आप देखना क्या करा करो, जो भी इसके अचर वो होते हैं ना, कॉन्स्टेंट वैल्यू, यहाँ पर A1 B1 C1 जो भी आपके रहते हैं, आप इसको बट्टे में लिख दिया करो फटाफट। जो भी यहाँ पर दिया A1 यहाँ रख दो, B1 नीचे रख दो, मतलब A1 अपॉन में A2 बराबर में कर देना B1 अपॉन में B2 और बराबर कर देना C1 अपॉन में C2। इसका आप रिश्ता निकालना। फिर यहाँ पर अगर ये तीनों बराबर हैं तो कुछ और कंडीशन होती है, अगर ये बराबर नहीं है तो कुछ और कंडीशन होगी, अगर ये बराबर नहीं है तो कंडीशन होगी, अगर दोनों के दोनों बराबर नहीं है तो कोई और कंडीशन होगी, और तीनों के तीनों बराबर तो कोई और कंडीशन होगी। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि भाई कंडीशनें कैसी कैसी आती है, वो तो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम सिखा रहे हैं ना वो सारी चीज़ें कि क्या क्या सिखाना है, बट कंडीशन कैसी कैसी आती है ये तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए, तो सर आप दो समीकरण दोगे, एक समीकरण दो समीकरण दोगे, आप मुझसे पूछोगे कि इसका हल क्या है, अंततः अनेक हल क्या है, तो आप फटाक से कैसे बता पाओगे। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आप लिखना A1 अपॉन में A2 और फिर लिखना B1 अपॉन में B2 और लिख देना C1 अपॉन में C2।
इसके बाद आपको क्या देखना है, जैसे ही आप देखना कि a1 अपॉन में a2 नहीं बराबर होगा c1 अपॉन c2, ठीक है, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो तुरंत समझ जाना एक अद्वितीय हल है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आप देखना कि ये दोनों के रेशो बराबर नहीं है, इनके जो अनुपात है वो बराबर नहीं है, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये यूनिक सॉल्यूशन या एक अद्वितीय हल है, ठीक है। पहले तो ये सब समझते चलो, एक अद्वितीय हल वो सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दूसरे पे, क्या चलते हैं भाई, कि अगर मान लो सर तीनों बराबर मिल गए, इतनी कंडीशनें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तीन ही कंडीशनें जनरली आपको पढ़ाई जाती है और आप पढ़ते भी हैं, ठीक है। पहली वाली ये कंडीशन कि जब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन में b2, तो तुरंत समझ जाना एक हल होगा, है ना। उसके बाद समझना जब तीनों के तीनों बराबर होंगे तो अनेक हल होंगे, और जब क्या होगा, पहले का वाला तो बराबर होगा, देख लीजिए यहाँ पर, है ना, तीनों में आप अंतर देख रहे हैं कि यहाँ पर a1 अपॉन में a2 नहीं बराबर है b1 अपॉन b2, यहाँ पर तीनों बराबर है, और यहाँ पे केवल लास्ट वाला बराबर नहीं है। जब पहले वाला बराबर नहीं है तो एक हल होगा, जब तीनों बराबर होंगे तो अनेक हल होगा, और जब केवल लास्ट वाला बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। इतना तो क्लियर हुआ। चलिए सर, अब इसके बाद ये तो ठीक है सर जी, हम याद कर लेंगे कि अगर पहले दोनों के अनुपात बराबर नहीं तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर लास्ट के दोनों बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, और अगर तीनों के तीनों बराबर है तो बहुत सारे हल होंगे, अंततः अनेक हल होंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो बढ़िया, ये चीज़ अगर क्लियर हो जाती है तो अब आपके दिमाग में विवाद कहाँ आता है वो सारी चीज़ें क्लियर कराएं, और ये होता क्या है, अंततः अनेक हल कोई हल नहीं, इसको भी आपको बताते हैं, आगे बताते हैं। लेकिन आप ये कंडीशन याद करना, क्योंकि ये कंडीशन आपके पेपर में आने वाली है और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई कैसी क्या चीज़ें होंगी। अब आते हैं, एक कंडीशन आपके माइंड में विवाद आता है, वो अगर आप उत्पन्न हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो हम उत्पाद उत्पन्न कर देते हैं। देखो कौन सा विवाद आता है आपके दिमाग में, ठीक है। देखिए सर, आपने बताया कि अगर इन दोनों को बराबर नहीं है, पहले के दो अनुपात बराबर नहीं होंगे तो आप बोल देना अद्वितीय हल, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। लास्ट के दो बराबर नहीं होंगे तो बोल देना कोई हल नहीं, और अगर तीनों बराबर है तो बहुत सारे हल। कल को सर अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि a1 अपॉन में a2 नहीं बराबर है b1 अपॉन में b2, नहीं बराबर है c1 अपॉन में c2, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से जूम करके लिख दें ताकि आपको समझ पाए, ठीक है। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए कि a1 अपॉन में a2 नहीं बराबर है b1 अपॉन में b2, नहीं बराबर है c1 अपॉन में c2, ठीक है, यहाँ पर नहीं बराबर है c1 अपॉन में c2, ठीक है। आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाए, कैसी कि ये तीनों कंडीशन, मतलब तीनों के तीनों बराबर नहीं है सर, तीनों के तीनों बराबर नहीं है, यहाँ पर भी बराबर नहीं, यहाँ पर भी बराबर नहीं है, तब हम क्या करेंगे, वैसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो याद रखें भाई, यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहले के दो बराबर नहीं दिखे, पहले के दो बराबर नहीं दिखे, a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो आप बोल देते हो एक हल, और अगर तीनों के तीनों बराबर मिल जाएँ तो बोलते हो अनेक हल, और लास्ट के अगर दो बराबर नहीं मिलते हैं तो बोलते हो कोई हल नहीं। तो याद रखो, अगर तीनों बराबर मिल गए तब क्या करेंगे सर, ठीक है, तब बताइए हम तब क्या करेंगे। तो तब के लिए भी हम बता दें कि तब आप क्या करोगे, ठीक है, तब के लिए आप क्या करोगे वो भी हम आपको बता दें। देखिए, आप यहाँ पर घबराइएगा मत, पहले ही बस देखिएगा, अगर पहले का ही बराबर नहीं दिखा तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2, तुरंत बोल देना है कि इसका हल है अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, एक हल, ठीक है, केवल एक हल, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, एक हल। अगर यही बराबर नहीं मिला तो तुरंत बोल देना अद्वितीय हल होगा, यूनिक हल होगा। अब आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको, ठीक है, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये बराबर होगा तो भी हमें उससे कोई मतलब नहीं, बराबर नहीं होगा तो भी उससे कोई मतलब नहीं। पहले की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इन दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो बोल देना अद्वितीय हल। अगर ये बराबर हो अथवा ना हो उससे कोई मतलब नहीं। आगे का अगर बराबर है तो भी बढ़िया बात है, नहीं है तो भी उससे कोई बात नहीं है। हमने पहले से ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया कि पहले वाले अगर बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। हाँ, बाय क्या हो जाएगा, अगर आपके माइंड में अगर ये आ रहा है कि सर अगर पहले का बराबर है, अगर मान लो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, अगर पहले का बराबर है तो आप आगे बढ़ो, तो बढ़ो आप आगे, तब जाकर इसके संबंध को ढूंढो। लेकिन अगर आपने पहले ही देख लिया कि पहला बराबर नहीं है तो तुरंत बोल देना, अगर पहला बराबर नहीं है तो तुरंत बोल देना कि ये तो अद्वितीय हल होगा। लेकिन अगर आपको पहला बराबर मिल जाता है, क्या मिल जाता है भाई, अगर आपको पहला वाला बराबर मिल जाता है, अगर आपको पहला वाला यहाँ पर मिटा देते हैं, मान लेते हैं क्या कर देते हैं बराबर, अगर आपको पहला वाला बराबर मिल जाता है
तब आप आगे बढ़ो, तब देखो क्या ये बराबर है। अगर बराबर और तीनों बराबर हो गए तो मतलब अनेक हल होंगे। मान लो अगर ये बराबर नहीं है तो बोल देना कोई हल नहीं। लेकिन अगर मान लेते हैं सर कि यहाँ पर ही बराबर नहीं मिला तो हमें आगे बढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बराबर हो चाहे वो ना हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपने यहीं पर सेटिस्फाई कर दिया तो वो कंडीशन यहीं सेटिस्फाई हो गई कि ये दोनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन एक हल होगा। आई होप कि आप ये बात क्लियर कर पाए होंगे। अगर ये बात क्लियर, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा विवाद होता है, यहीं पर आपके माइंड में सबसे ज़्यादा विवाद होता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या होगा, तो हमने वो कंडीशनें भी आपको क्लियर करवा दी है। चलिए तो अब बताते हैं आगे की चीज़ें कि सर पेपर में कैसे आता है, क्या आता है, वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो देखिए, अगर पहले के दोनों बराबर नहीं हो गए तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, तीनों बराबर हो गए मैनी सॉल्यूशन हो गया, और लास्ट के दो बराबर नहीं कोई सॉल्यूशन होगा। मान लो सर तीनों बराबर नहीं है तो तीनों से कुछ लेना देना नहीं है, हमें पहले ही देख लेना अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन बोलकर आगे बढ़ जाना है। अब इसके बाद क्या आता है पेपर में सर वो बताइए। तो इसके बाद पेपर में ये आता है, आपसे इतना तो पूछ लेना यूनिक सॉल्यूशन, अनेक हल और कोई हल नहीं। इसके बाद पेपर में पूछता है कि बताइए ये रेखाएं किस प्रकार की है। इस तरह का आपको समीकरण दे देगा, ये दोनों समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा रेखाएं किस प्रकार की है, समीकरण दे देगा रेखाएं किस प्रकार की है। अब आप पहले से पढ़कर नहीं जाते हैं, पेपर में आपको टीचर अगर आपको बता नहीं पाता है या फिर भूल जाता है या फिर ये टॉपिक कवर ही नहीं होता है आपका, तो यहाँ पर ऐसी दिक्कतें बहुत सारी आपको जाती है। चलिए इतना तो हो गया होगा। अब आते हैं लाइन के बारे में, पूछेगा दो समीकरण, ये दो समीकरण आपको दे देगा और आपसे ये दोनों समीकरण आपको दे दिया और पूछेगा कि बताइए ये रेखा किस प्रकार की, दोनों की दोनों रेखाएं किस तरह की है, क्या ये दोनों रेखाएं समांतर है, क्या ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है, किस प्रकार की रेखाएं हैं। अब सबसे पहले हम जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी आपको क्लियर करवा देते हैं कि एक हल क्या होता है, अंततः अनेक हल होते हैं। देखिए एक हल का मतलब x और y के मान फिक्स होते हैं, एक हल का मतलब x और y के मान फिक्स होते हैं, उसको अनेक हल एक हल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका मान कोई एक ही आ रहा है, इसका मान भी कोई एक आने वाला है तो ये मान फिक्स होता है, इसलिए बोलते हैं एक हल कि ये एक ही मान होने वाले हैं। फिर उसके बाद हो जाएगा अनेक हल की कंडीशन, x और y के मान बहुत सारे आ सकते हैं। x और y के मान अगर बहुत सारे आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं अनेक हल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, x और y का मान अगर एक आ रहा है तो इसका मतलब होता है एक हल, x y के मान बहुत सारे आ रहे हैं तो अनेक हल हो जाएगा, और x और y के मान निकाल ही नहीं सकते हैं तो कोई हल नहीं होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, x और y के मान अगर निकलेंगे ही नहीं मतलब कि, तो फिर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। x y के मान अगर क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें मतलब क्लियर हो गई ना, जो भी बताया हमने सभी चीज़ आप रिकॉल कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं रेखा के बारे में बता दें वरना वीडियो थोड़ा लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद बताते हैं अब आपको रेखाओं के बारे में कि रेखाएं क्या होती है। तो सबसे पहले समझिए कि रेखाएं कितने तरह की होगी, जो दोनों इक्वेशन दे देगा, दोनों इक्वेशन के बाद आपको सेटिस्फाई यही करना है। ठीक है, रेखाएं के बारे में भले वो आपसे पेपर में पूछ ले लेकिन आप सेटिस्फाई ये वाली कंडीशन करना, और इस वाली कंडीशन में हम आपको सिखा देते हैं कि कैसे आप रेखाओं के बारे में बता दोगे। मतलब कंडीशन तो आपने बचपन से यही सीखी होगी 10th क्लास से, तो यही आपको आना चाहिए और ये सीखना अच्छी तरह से। इसके बाद हम आपको रेखाओं के बारे में निकालना सिखा दें कि आप रेखाओं के बारे में कैसे बताओगे। देखो एक हल का मतलब हुआ कि रेखाएं कहीं एक बिंदु पर टकरा रही होंगी, एक हल है ना यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ होगा रेखाएं एक जगह टकरा रही होंगी, ये रेखा और ये रेखा आपस में इस बिंदु पर टकरा रही है, तो एक बिंदु पर टकरा रही इसलिए इसका एक हल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी रेखाएं। इसका लिखा अनंतता अनेक हल, अनेक हल का मतलब जिस अब रेखाएं इस पे अनेक हल है, अनेक हल है मतलब रेखाएं जो होंगी वो बहुत सारी बिंदुओं पर जाके मिल रही होगी, तो एक के ऊपर एक रेखा होगी, तो एक के ऊपर एक रेखा होगी तो अंततः अनेक हल हो जाएगा। और फिर अगर कल को बोलेगा कोई हल नहीं, कल को क्या बोलेगा, मान लीजिए कल को बोलता है कोई हल नहीं, अगर बोलता है कोई हल नहीं तो कोई हल नहीं कैसे पॉसिबल है, अगर रेखा टकराएगी ही नहीं तो कोई हल नहीं। पहली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई रेखाओं के बारे में। अगर वो समीकरण देके आपको रेखा के बारे में संबंध पूछेगा तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे कि कोई हल नहीं। एक हल का मतलब सर रेखाएं एक बिंदु पर टकरा रही, एक हल। अंततः अनेक हल, अनेक हल मतलब कि रेखाएं एक से ज़्यादा बिंदु पर, बहुत सारे बिंदु पर टकरा रही, मतलब इस तरह की रेखाएं होगी, एक के ऊपर एक रेखा होगी, वो हो जाएगा अनेक हल हो जाएगा। फिर कोई हल नहीं का मतलब क्या हो जाएगा सर, रेखा टकरा ही नहीं रही होगी तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो। तो आप क्या बोलोगे, अगर कंडीशन आएगी आपका एक हल की, कंडीशन आएगी एक हल की मतलब समझ जाना रेखा इस तरह की होगी, टकरा रही है एक बिंदु पर तभी एक हल है, बहुत सारे बिंदु पर टकरा रही, बहुत सारे हल है, मैनी सॉल्यूशन है, किसी भी बिंदु पर टकराएगी नहीं तो वो हो जाएगा कोई हल नहीं। ठीक है, तो देखिए एक अद्वितीय हल की अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी समीकरण में तो आप बोल देना क्या कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या बोलोगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, संगत रेखाएं। रेखा क्या है, रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी है, रेखाएं आपस में संगत रेखाएं हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा,
ठीक है, संगति बोलना है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद, जनरली आपको याद रखना प्रतिच्छेदी रेखा है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि अंततः अनेक हल, जब अंततः अनेक हल की कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो उस समय दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, संपाती रेखाएं होंगी। क्या बोलना है आपको, संपाती रेखाएं होंगी, एक के ऊपर एक रेखाएं होंगी। और फिर कोई हल नहीं की कंडीशन कैसी होगी, अगर कोई हल नहीं है तो उस समय रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होगी, टकराएगी ही नहीं, तो असंगत रेखाएं होंगी। तो याद रखोगे समांतर रेखा, वैसे समांतर रेखा, संपाती रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा ही आपसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। चलिए इसके बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज दे दें हम आपको। चलिए देखिए, और एक्स्ट्रा में हम कुछ बातें आपको बता दें, इतनी तो आपकी काम की चीज़ हो गई है। अब आपके स्टैंडर्ड को थोड़ा और बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ सकता है और आपको कैसे कैसे बताना है। देख लिए, अभी हमने आपको बता दिए थे रेखाएं संपाती कब होगी, अगर यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एक अद्वितीय हल को ही यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एक अद्वितीय हल या ना एक हल के लिए तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो रेखाएं कैसी होगी, कंडीशन वही सेटिस्फाई करना, उसी से समझ में जाएगा रेखा कैसी है। तो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी। अगर क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, तो मैनी सॉल्यूशन का मतलब रेखा एक के ऊपर एक होती है। ठीक है, संपाती होगी, उसको आप बोलते हो कौन सी रेखा, क्या बोलोगे, मैनी सॉल्यूशन के कंडीशन में लाओगे। इसके बाद नो सॉल्यूशन के मतलब कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा कोई हल, जब रेखाएं समांतर होगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो आपकी रेखाओं के बारे में क्लियर हो गई बात। तो ये तो हो गई बेसिक वाली बातें जो आपके पेपर में आती हैं। और जो आ सकती हैं, अब उस पर चलते हैं भाई। जो आ सकती है, जो कभी बार कठिन क्वेश्चन बना देती है, वो होती है रेखाएं लंबवत कब होगी। आपसे पेपर में पूछ लेता है रेखाएं लंबवत कब होगी, तो याद रखो इसकी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। लंबवत को बोलते हैं परपेंडिकुलर। भाई अब दोनों ही स्टूडेंट है तो दोनों को ही लेकर चलना पड़ेगा, तो याद रखें परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेखाएं लंबवत कब होगी, कंडीशन वही होगा, समीकरण वही होगा, a1x प्लस b1 बाय, वही वाला समीकरण होगा पूरा। तो अब यहाँ पर कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करना, रेखाएं लंबवत मतलब ऐसे 90 डिग्री पर रेखाएं कब होगी, बिल्कुल 90 डिग्री पर रेखा कब होगी, तो 90 डिग्री पर रेखाएं होंगी तो वहां पर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 बराबर में 0 होगा। याद रख लेना। ठीक है, क्या याद रखा आपने कि a1 अपॉन में a2 प्लस a1 इंटू a2, सॉरी है ना, अपॉन बोल दिए थे, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 बराबर में 0 अगर आ रहा है तो आप समझ जाना कि वो रेखाएं आपस में लंबवत है। वो दोनों रेखाएं आपस में लंबवत है। जो भी समीकरण होगा वहां पर a1 का मान इंटू a2 का मान प्लस b1 का मान इंटू b2 का मान 0 कर देना, वो रेखाएं लंबवत होंगी। इसके बाद कहाँ चलते हैं, हम बता देते हैं। ये तो हो गई लंबवत की कंडीशन। संगामी, ये हमने PDF में प्रोवाइड नहीं करे हैं, आप उसे याद रख लेना और लिख लेना। जब आप नोट्स बनाओगे तो अच्छी तरह से लिख लेना। रेखाएं संगामी, ठीक है, संगामी का मतलब क्या होता है सर, एक ही रेखा है। ठीक है, संगामी, ये तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है आपके पास, है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको फंसाता है। तो रेखाएं, लेकिन हम तो प्रोवाइड करा तो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दें। रेखाएं संगामी क्या होगी, ये बहुत कम आपके पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन भाई हम जब बता रहे हैं तो सारी चीज़ें बताएं। संगामी का मतलब होगा कॉन्कोरेंट। क्या हो जाएगा, कॉन्कोरेंट होगा। ठीक है, कॉन्कोरेंट लाइन। तो कॉन्कोरेंट लाइन क्या होती है, एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखाओं के गमन को बोलते हैं कॉन्कोरेंट लाइन। एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखाओं के गमन को बोलते हैं कॉन्कोरेंट लाइन। याद रखोगे। तो रेखाएं संगामी कब होगी, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो आपको यहाँ पर एक समीकरण नहीं देगा, आपको यहाँ पर 2-3 समीकरण दे देगा। a1 b1 a1x प्लस b1 y प्लस c1 z, ठीक है, प्लस प्लस लगा होगा, c1 इज इक्वल टू 0। फिर दे देगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 प्लस a3x प्लस b3y प्लस c3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस तरह का समीकरण देगा, 3 समीकरण दे देगा। तो यहाँ पर अपन कैसे पता करेंगे कि रेखाएं, ये तीनों के तीनों समीकरण जो हैं, इनसे जो रेखाएं बन रही हैं वो आपस में कॉन्कोरेंट है। कॉन्कोरेंट का मतलब एक ही बिंदु से तीनों रेखाएं होकर गुजर रही है। ये आपको कैसे पता चलेगा, तो वहाँ पर जब रेखाएं संगामी होगी उसमें क्या कर देना, a1 b1 और c1 a2 b2, मतलब ये फिर सारणी से सॉल्व होगी। आप लोगों ने शायद ये नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, बस जिन्होंने पढ़ा है वो इनको सीख लें कि c3 इज इक्वल टू 0। जिन्होंने सारणी व्यू सीखा है वो ये सीख लें, सारणी को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, आप भी सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। हम कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस चीज़ों पे, तो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। बड़ा आसान है, ये भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3 को बराबर में 0 कर देना। मतलब अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि समीकरण की रेखाएं क्या है, संगामी है। चलिए, आई होप कि आपको वो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इन समीकरणों को समझते हैं और इन समीकरणों पर क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, ये समीकरण एक दे दिया, ये समीकरण दे दिया, ये समीकरण दे दिया है। अब इन समीकरणों में ये रेखीय समीकरण, क्या बोलोगे, किस प्रकार के समीकरण है, रेखीय समीकरण है। एक्स वाई के फॉर्म पर अगर आपको दे रहा है और किसी की पावर आवर कुछ नहीं लगाया है तो आप समझ जाइएगा रेखीय समीकरण है। ठीक है, एक्स की पावर कुछ ना लगाए तो समझ जाना ये रेखीय समीकरण है। तो अब रेखीय समीकरण में आपको बताना है कि ये रेखीय समीकरण किस प्रकार के समीकरण है। ठीक है, और उसके बाद ये किस प्रकार की रेखाएं बनाएंगे या
किस प्रकार की रेखा है ये, तो भी आपको बताना। तो सब आप सीख जाओगे, सब आपने सीख चुके हो, बस प्रैक्टिस करवा दें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको A1 और A2 का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर A1 की जगह पर क्या रखोगे 1 और A2 की जगह 3, फिर उसके बाद B1 की जगह -2, B2 की जगह 4। तो पहले लगाकर सॉल्व करते हैं A1 और A2 में। तो यहाँ रख दिए 1 और यहाँ रख दिए नीचे 3। देख लीजिए ये 1/3 लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए -2/4 कर दिए। तो 2 एकम 2 काट दिए, 2 दूनी 4 काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर आ रहा है कितना -1/2 और यहाँ आ रहा है 1/3 माइनस क्या था 1/3 इज इक्वल टू -1/2 आया। और ये दोनों के दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब ये दोनों जब आपस में बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है, तो आप क्या समझ गए, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो आप तुरंत समझ गए कि ये क्या है, अद्वितीय हल है। तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आगे वाला बराबर है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं। अब भी चीज़ें हर चीज़ें क्लियर कराते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर हम एक सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाए तो उससे संबंधित सारी चीज़ें आपको टॉपिक क्लियर करवा दें। चलिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गई चुकी कि ये अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है। अब चलते हैं कोई हल में नहीं। तो कोई हल के लिए नहीं क्या होता है, लास्ट वाले बराबर नहीं होते। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कितना है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। यहाँ देखिए 2 और 4 है तो 2 और बटे 4 हो गया। यहाँ पर -4 और -12 है तो -4 बटे में -12 कर दिए। अब इसके बाद -4 और -12 को आपस में काटे तो ये आ गया 1/3। तो देखिए ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये 1/3 नहीं है, मतलब 1/3 है, तो जो कि बराबर नहीं है। तो जैसे बराबर नहीं तो यहाँ पर बराबर नहीं लगा दिए। और जैसे ही आपको पता चलता है कि पहले वाले बराबर है लेकिन लास्ट वाले बराबर नहीं, मतलब लास्ट वाले बराबर थे, पहले के मतलब नहीं, अगर लास्ट के दो बराबर नहीं है तो तुरंत समझ जाओगे कि पहले वाले बराबर हैं। अगर पहले वाले बराबर नहीं होते तो एक ही अद्वितीय हल हो जाता, आगे का देखना ही नहीं पड़ता। लेकिन जब आगे के पहले वाले बराबर मिल गए तो आपको आगे बढ़ना पड़ा, देखना पड़ा कि उसके बाद वाला बराबर है कि नहीं है। तो ये बराबर नहीं निकला। जैसे ही बराबर नहीं निकला तुरंत समझ गए कि इसका कोई हल नहीं होगा, तो उत्तर बोल दिए कोई हल नहीं। अगर हाँ इस पर पूछा होता कि ये कौन सी रेखा है, इस पर पूछा होता है ये कौन सी रेखा है, तो बताओ कोई एक हल है। एक हल मतलब कि रेखा एक ही बिंदु पर मिल रही होगी तभी ना एक हल होगा। तो यहाँ पर बोल देना रेखा है ये दोनों जो रेखीय समीकरण है, ये दोनों रेखा के समीकरण है, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। उत्तर बोल देना। यहाँ पर क्या बोल देना, कोई हल नहीं का मतलब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। अब आते थर्ड क्वेश्चन कैसा बनेगा पेपर में आपके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपने वही किया, 2/4 कर दिया, ये दोनों को आपस बटे में लिख दिया, ये दोनों को आपने बटे में लिख दिया, नंबर ये दोनों को आपने बटे में लिख दिया। तो जब तीनों नंबर आपने बटे में लिख दिया तो 2/4, 3/6, 9/18, माइनस का 9, माइनस का 18। तो जब काटा तो 1/2, इसको काटा तो 1/2, इसको काटा तो 1/2, तो सबका सब आपका 1/2, 1/2 मिल गया। मतलब आपके सारे के सारे बराबर मिल गए। और जब सारे के सारे बराबर मिल गए तो आप समझ गए कि इसका क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब क्या हो जाएगा, रेखाएं आपस में संपाती होगी, एक के ऊपर एक रेखाएं होंगी, तभी इसका अनेक हल का कंडीशन है। तो रेखाओं से संबंधित भी क्वेश्चन करेगा तो भी बन जाएगा, सारी चीजें आपसे बन जाएगा। आई होप कि हमने आपको सारी चीजें क्लियर कराने में सक्षम रहे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके माइंड में तो आप जरूर पूछें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।